अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है एक मेडिसन एनसेड, उसके बारे में है। उसके हम एनसेड में देखेंगे कौन सी ड्रग होती है, उसका जेनेरिक नेम, जेनेरिक फार्मूला क्या है, और उसके यूजेस देखेंगे। वो किन डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है वो देखेंगे। इसके अलावा उसकी डेली रिकमेंडेड डोज क्या है मैक्सिमम वो देखेंगे। उसके यूजेस, उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखेंगे, और देखेंगे कौन कौन लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किन किन डिजीज़ में वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनसेड। इसके अंदर जो ड्रग है ना वो है फ्लोरबिप्रोफेन, और वो एनसेड यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो क्लास है ना उससे ये ताल्लुक़ रखती है। और इसके जनाब अगर हम डोजेज़ की बात करें, डोज की, तो वो 100 मिलीग्राम है यानी कि सिंगल डोज, और मैक्सिमम जो है ना डेली डोज आप 300 मिलीग्राम दे सकते हैं, उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज क्या है, यानी कि 24 घंटे के अंदर डेली वो 300 मिलीग्राम है, उससे आपने तजावुज़ नहीं करना। और ये दो डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में ये 100 मिलीग्राम में अवेलेबल है, और कैप्सूल फॉर्म में ये 200 मिलीग्राम में अवेलेबल है। अब डोज भी हमने देख ली और डोजेज फॉर्म भी देख ली। अब देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है, ये किन किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। जनाब सबसे पहले तो इसका यूज़ जो है ना वो है रूमेटाइड आर्थराइटिस में। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि बॉडी के हेल्थी पार्ट को यानी कि गलती से वो करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है। ये ज़्यादातर यानी कि जॉइंट्स में अटैक करती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। इसलिए हम जोड़ों के दर्द के लिए एनसेड को इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया इसका यूज़ नंबर 1। अब अगर दूसरे यूज़ की बात करें तो वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। ये एक डिजीज़ है जो कि बोन के दरमियान होता है, कार्टिलेज। इसको ये डीजनरेट यानी कि ब्रेक डाउन कर देती है, जिसकी वजह से जोड़ों में जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो वो पेन होता है, आपस में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। उसके इलाज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि जो पीरियड्स में पेन होता है, दर्द होता है, उसको कम करने के लिए भी, ख़त्म करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं एनसेड को। और सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं एनसेड को। उम्मीद है आपको ये जो यूजेज़ हैं एनसेड के ये समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं कि कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको लिवर डिजीज़ है, जिगर की बीमारियां हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसको जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो हीमोफीलिया की पेशेंट्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल करनी है तो बहुत ही यानी कि निगहदाश्त की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये प्लेटलेट जो है ना उनको एग्रीगेट नहीं होने देती, इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हीमोफीलिया में पहले भी जो क्लाटिंग है वो देर से होती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल यानी कि ममनू है। अगर करनी है तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और हार्ट डिजीज़ के अंदर की भी इसको इस्तेमाल नहीं करना, अगर करना है तो इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। ये तो हो गया कि कौन कौन लोग इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। और हाइपरटेंशन में भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइपरटेंशन खुद काज करती है। अगर किसी को पहले से हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं तो उनमें मज़ीद यानी कि कम्प्लिकेशन पैदा करेगी। इसलिए इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करानी है जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। और अगर आप इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि अगर आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से मुज़र सेहत असरात होंगे वो अब हम देख लेते हैं।
جناب ریشز ہوں گے، آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، دمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو انیمیا ہے، پہلے سے خون کی کمی ہے، اور وہ دوبارہ اس کو اینسڈ کو استعمال کرتا ہے یا کسی بھی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کو، تو وہ جو ہے نا انیمیا مزید یعنی کہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خود انیمیا کاز کر سکتی ہے۔ انیمیا کے جو پیشنٹ ہیں جن کو خون کی کمی ہے، ریڈ بلڈ سیل کی، انہوں نے اس کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ جو ہیموفیلیا کی پیشنٹس ہیں جن کو پلیٹلیٹ یعنی کہ وہ منجمد کلاٹنگ نہیں ہوتی، ان کو بھی اس کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جن کو السرز ہے معدے میں، آنت میں السرز ہے، ان کو بھی اس کے استعمال میں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ خود جو ہے نا معدے اور آنت میں السر پیدا کرتی ہے اور ان بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ ہیپاٹائٹس کاز کر سکتی ہے، ڈائریا، کانسٹیپیشن، کنفیوژن، ڈپریشن، اس کے علاوہ بے چینی، چڑچڑاپن، اور یہ آنکھوں کے مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت اس کو یعنی کہ ترک کر دے میڈیسن لینا اینسڈ کو، اور رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے رجوع کرے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو میڈیسن ہے وہ ایسے نہیں لینی، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے پرسکرپشن لکھوا کے لینی ہے، خود سیلف پرسکرائب یعنی کہ کر کے کسی بھی فارمیسی سے، میڈیکل اسٹور سے ایسے نہیں لینی۔ اور ادویات جب بھی لینی ہے آپ نے وہ فارماسسٹ کی موجودگی میں لینی ہے۔ امید ہے آپ کو جو آج ڈرگ اینسڈ ہے، میڈیسن اینسڈ ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ فارماسسٹ ہی آپ کو یہ سب بتا سکتا ہے، ادویات کے بارے میں ایک ماہر ادویات کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ادویات میڈیسن ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں حاصل کیا کریں، اسی میں ہی آپ کا اور آپ کے بچوں کی صحت کا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ نہ تو میڈیسن کے بارے میں رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرے جانتے ہیں، BCD والے۔